मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। हर वो सहूलत मेरे पास मौजूद थी जिसकी खातिर लोग सारी सारी जिंदगी मेहनत मुशक्कत करते रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो कमी एक अदद अच्छी बहू की थी। मेरा बेटा 28 बरस का हो चुका था, मगर मैं अभी तक उसका घर नहीं बसा सकी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैंने तो 3 बार अपने बेटे की शादी भी कर दी थी। मुझे बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी, क्योंकि मैं ऐसा लाखों में एक था। फिर वो कमाता भी तो बहुत अच्छा था, मगर तीनों बार बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी। शादी की पहली रात ही मेरी तीनों बहुएं चिल्लाती हुई अपने शोहर के कमरे से बाहर आती थीं और कहती कि हमें अभी के अभी तलाक चाहिए, हमसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करती, मगर सब बेकार जाती। फिर मैं अपनी बहू को इमोशनल ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती कि देखो, मेरा बेटा तो लड़का है, लड़का 10 बार भी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो लोग इस बात को ज्यादा सर पर नहीं लेते, मगर लड़की अगर एक बार ही तलाक ले ले तो लोग उसको अछूत समझने लगते हैं। और फिर इस तरह माँ बाप की इज्जत भी तो खराब होती है कि बेटी शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर आ गई है। मेरे लाख बार समझाने के बाद भी सब कुछ बेसूद ही रहता था। मेरा बेटा इस वजह से बहुत परेशान रहने लगा था, जबकि मैं चौथी बार उसका घर बसाने की कोशिशों में लगी हुई थी। मगर जब ये बात मेरे बेटे को पता चली तो उसने घर में खूब हंगामा बर्पा कर दिया। वो कहने लगा, अम्मी अब मेरी बस हो गई है, मैं अपना मजीद मजाक नहीं बनवाना चाहता। आपको पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, तरह तरह के लोगों में मेरा उठना बैठना है। जब लोग मुझसे मेरी शादी के मुतालिक सवाल करते हैं कि तुम्हारी बीवी पहली रात ही क्यों भाग जाती है, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि मेरी शादी क्यों नाकाम हो जाती है। अब चौथी बार मैं इस अजियतनाक मरहले से गुजरना नहीं चाहता। मैं चुप कर गई थी। खैर, मैं अपनी परेशानी लेकर अपनी बेटी के पास गई थी। मेरी बेटी एहसन से 4 बरस छोटी थी, उसकी भी शादी की उम्र थी, मगर मैं चाहती थी कि एक बार बहू घर में आ जाए तो ही अपनी बेटी को रुखसत करूं। मेरी बेटी भी तंग थी, वो अक्सर मुझसे गिला किया करती थी, लगता है अम्मी आप मुझे घर में बिठाकर बूढ़ा करना चाहती हैं। और तब मैंने थक हार कर उसको सच्चाई से आगाह कर दिया था, बेटी ये तुम्हारे अब्बू की वसीयत थी, उन्होंने मरने से पहले कहा था कि पहले मेरे बेटे की शादी करना और फिर मेरी बेटी महविश को रुखसत करना। जब से महविश ने अपने अब्बू की वसीयत के मुतालिक सुना था, उसके शिकवे खत्म हो गए थे। वो कहने लगी थी कि मैं अब्बू की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करूंगी। खैर, मैं अपनी बेटी के कमरे में गई तो वो लैपटॉप पर कोई फिल्म देखने में मसरूफ थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मेरी बेटी परेशान हो गई और बोली, अम्मी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? मैं बोली, बेटा मैं चाहती हूँ कि एहसन की शादी हो जाए ताकि मैं तुम्हारे हाथ भी पीले कर सकूं, मगर एहसन अब शादी करना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि अब तो मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। ये बात सुनकर मेरी बेटी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, अच्छा अम्मी आप ऐसा करें कि मुझे मार ही दें, क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई खुशी तो आनी नहीं है। मैं शर्मिंदा से हो गई थी। फिर वो कहने लगी, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं भाई को समझाऊंगी, बल्कि इस बार तो उनके लिए मैं ही लड़की ढूंढूंगी। मैं अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और फिर मेरी बेटी ने एहसन को मना ही लिया था। एहसन ने खुद ही मुझे इजाजत दे दी थी। कहने लगा, अम्मी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए चौथी शादी पर रजामंद हो गया हूँ, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि इस बार आप किसी सुलझी हुई लड़की को मेरे लिए लाइएगा। कोई बेवा या तलाक याफ्ता लड़की भी मुझे मंजूर होगी, मगर मेरा साथ निभाने वाली होनी चाहिए। अगर इस दफा भी मेरी तलाक हो गई तो मैं ही ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ कर लड़की ढूंढूंगी। मैंने महविश से भी कहा कि अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की है तो मुझे उसके मुतल्लिक बताना। खैर, बड़ी छानबीन के बाद मैंने एक गरीब घराने से लड़की चुन ली थी। उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था, वो अपनी खाला के घर की पली बड़ी थी। अब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि लड़के की पहले 3 तलाकें क्यों हुई हैं। वो तो बस चाहती थी कि उनके सर से बोझ उतर जाए। ये शादी मैंने एहसन की ख्वाहिश पर सादगी से की थी। मैंने ज्यादा लोगों को इनवाइट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे फिर जगह जगह लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ने थे।
अब तो मैंने सबकी नजरों में अपने लिए हकारत देखी थी। लोग ये समझने लगे थे कि शायद मैं ही अपने बेटे का घर बसाना नहीं चाहती, मगर क्या कोई सकी माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? हरगिज नहीं। खैर, मेरे एहसन की चौथी दुल्हन भी माशाअल्लाह बहुत प्यारी थी। वो कम उम्र भी थी। रुखसती के वक्त वो मेरे कान में बस इतना बोली थी, माँ जी, मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ बनकर रहिएगा। मैं बोली, हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, मगर तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरी बेटी बनकर रहोगी और तुम्हें एहसन से जो भी शिकवा होगा वो तुम मुझसे आकर शेयर करोगी। फिर मैं उसके कान खींचूंगी तो वो खुद ही इंसान बन जाएगा। दरअसल ये बात थी कि मैं चाहती थी कि हम दोनों के दरमियान एतमाद की फिजा कायम हो जाए और वो तलाक लेने से पहले ही मुझे सारी परेशानी बता दे, ताकि मुझे भी तो पता चले कि इस तलाक के खेल के पीछे असल वजह क्या है। और यूरानिया मेरी चौथी बहू बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं उसे उसके कमरे में बिठा आई थी। मैं दुआएं करती रही थी कि या अल्लाह, आज की रात खैरियत से गुजर जाए। अगर आज की रात आराम से गुजर जाती तो आगे खैर ही खैर होना थी। मुझे कमरे में आए हुए अभी एक ही घंटा हुआ था कि सहन से चीखों की आवाजें सुनाई दी। मैंने दिल पर हाथ रख लिया था, या अल्लाह, क्या अब ये लड़की भी तलाक ले लेगी? मैं जल्दी से बाहर निकली तो रानिया मेरे पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, आंटी, आप मुझे बचा लें वरना मैं मर जाऊंगी। वो बहुत खौफजदा थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। मैं बोली, क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई और बोली, मुझे अब बताओ कि क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रही थी? वो कहने लगी, आंटी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे बहुत खौफ आ रहा है, यहाँ मेरी जान को खतरा है। मैं बोली, किससे खतरा है? उसने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया था। मैं बोली, रानिया, तुम फिर से अपनी खाला के घर जाना चाहती हो, जहाँ तुमने बड़ी सिसक कर जिंदगी गुजारी है। तुम हर खुशी से दूर रही हो। अगर तुम चली भी गई तो तुम्हारी खाला तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगी। वो कहने लगी, ठीक है, ना रखे वो मुझे अपने पास, मैं दारुल अमान चली जाऊंगी। फिर मैंने रानिया को आने वाले वक्त से भी खौफजदा किया था। उसको बताया कि औरत की असल जिंदगी तो अपने शोहर के घर ही होती है। जो लड़की तलाक लेकर चली जाती है, जमाने वालों की नजरों से गिर जाती है। वो कुछ भी नहीं बोली थी। मैं सारी रात उसके साथ जागती रही थी। सुबह 6 बजे के नजदीक शायद मेरी आंख लग गई थी और जब मैं सोकर उठी तो मेरी बहू हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बेटे का सामना कर सकती। जब थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी भी वहीं आ गई, मैं उससे भी नजरें चुराने पर मजबूर थी। महविश कहने लगी, अम्मी, देखा आपके बेटे ने अपनी चौथी बीवी के साथ भी क्या कर दिया? मैं महविश की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? महविश कहने लगी, अम्मी, एहसन भाई जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनकी बीवियां शादी की पहली रात ही उनसे तलाक ले लेती हैं। ये भी तो हो सकता है कि भाई शादी के काबिल ही ना हो, वो महज आपके डर से और मुआशरे के दबाव में आकर शादी कर लेते हैं, मगर जब उनकी हकीकत उनकी किसी बीवी पर खुलती है तो फिर वो तलाक लेकर भाग जाती है। मैं तो महविश की बात सुनकर ही लरस गई थी। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चली गई थी, जबकि मुझे गहरी सोच में डिबो गई थी। मैंने आज तक ये क्यों ना सोचा कि मेरी बहुएं शायद मेरे ही बेटे की वजह से तलाक ले लेती हूँ, जबकि मैं तो हमेशा लड़की को ही गलत समझा करती थी। शायद ये बात किसी ने सच कही है कि माओ को अपने बेटों में कोई खामी नजर नहीं आती। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और इस बार मेरा बेटा कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ा गुस्सा था। वो कहने लगा, अम्मी, देखा आपने, मेरी बीवी फिर से भाग गई है। मुझे बताएं, आप मेरे लिए किस किस्म की लड़की पसंद करती हैं कि वो शादी की पहली रात ही भाग जाती है? अब की बार तो मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोली, एहसन, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ही बीवियां क्यों भाग जाती हैं? शादी की पहली रात तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा क्या करते हो कि वो चीखती हुई तुम्हारे कमरे से निकलती हैं और फिर इस घर में रहने के नाम पर भी कांपने लगती हैं? एहसन ने बड़ी हैरत से मेरी जानिब देखा था। वो बोला, अम्मी, आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैं आपका बेटा हूँ, मैं कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? ये कहकर एहसन मेरे कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि उसके अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजते रह गए थे। वो कह रहा था, अम्मी,
मैं आपका बेटा हूँ, फिर कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जैसे मैं गलत कर सकती हूँ, वैसे तुम भी गलत कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरी औलाद हो और शायद तुम मुझ पर ही चले गए हो। मैं बैठकर रोने लगी थी, क्योंकि मुझे मेरी जवानी का वो वाकया याद आ गया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं बहुत हसीन थी, मगर मेरे लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब घराने में पैदा हुई थी, जहां दिन में 3 वक्त की रोटी मिल जाना ऐसे समझा जाता था जैसे कि दौलत मिल गई हो। मेरे घर के तमाम लोग इसी में राजी थे, जबकि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत कुछ चाहिए था। मेरे लिए रोटी ही सब कुछ नहीं थी। खैर, मैंने अपने ख्वाबों की चिंगारी को दबाने की कोशिश नहीं की थी, मैं तो उसे और हवा देती रहती थी। यहाँ तक कि कुछ करने की लगन ने मुझे पागल कर दिया था। मेरी ख्वाहिश के पेश नजर अम्मी ने भी मुझे इजाजत दे दी थी। वो कहने लगी, नरगिस, तुम्हारे दिल में जो आता है वो करो। ये इजाजत मिलना ही मेरे लिए बहुत था। मैंने पॉलर का काम सीखना शुरू कर दिया था। मैं हर चीज बहुत जल्द सीख जाया करती थी। मैं जिस जगह से ये काम सीख रही थी, जब उस औरत ने मेरी ये लगन देखी तो कहने लगी, तुम बहुत आगे जाओगी। और ये बात सुनकर मैं अफसुर्दा सी हो गई थी। मैं बोली, बाजी, हम जैसे गरीब लोग आगे नहीं जाते, हम यूं ही रुल रुल कर मर जाते हैं। बाजी कहने लगी, तुम मायूसी की बातें मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई इंतजाम जरूर कर दूंगी। मुझे लगा था कि बाजी ने यूं ही मेरा दिल रखने के लिए मुझे दिलासा दिया है, मगर मैं कहाँ जानती थी कि वो तो सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती है। उन्होंने एक बहुत बड़े पॉलर की मालकन से मेरी बात की और खूब तारीफें भी की थी कि मेरे पास एक बहुत ही मेहनती लड़की है जो बहुत आगे जाना चाहती है, आप उसे एक चांस देकर देखें। खैर, उस बहुत बड़े पॉलर में मुझे बुला लिया गया। पहला 1 महीना तो मेरा टेस्ट किया जाना था। मैं अब बड़े पॉलर जाने लगी थी। उस पॉलर की मालकन ने मेरा टेस्ट किया तो वो मेरे हाथ की सफाई से बहुत मुतासिर हुई थी। कहने लगी, तुम में टैलेंट तो है, लेकिन अभी तुम्हें खुद पर तवज्जो देने की जरूरत है। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हमारे पास तो बहुत ऊंचे ऊंचे घरानों की औरतें आती हैं, उन्हें तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपने बोलने पर तवज्जो दो। हमारे साथ काम करना है तो खुद को हमारे रंग में रंगने की कोशिश करो। फिर मैंने अमीरों के तौर तरीके बहुत जल्द सीख लिए थे और मालकिन बाकायदा मुझसे काम लेने लगी थी। मेरा मेकअप करना सबको पसंद आता था। मेरी मालकिन ने मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह ऑफर की थी। ये तनख्वाह इतनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मेरे वालिदैन भी मुझसे बहुत राजी थे। मेरे घर के हालात बदलने लगे थे, मगर मेरे लिए ये सब भी काफी ना था। मेरे अंदर कुछ और हासिल करने का जुनून बढ़ता चला जा रहा था। मैं खुद को बहुत ऊंचे मकाम पर देखना चाहती थी। खैर, मेरी मालकिन एक बहुत अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और मैं भी अपनी मालकिन का इसी तरह ख्याल रखा करती थी जैसे वो मेरी बड़ी बहन है। असल में मुझे अपनी मालकिन से इस बात का लालच था कि वो मुझे और भी ज्यादा नवाजेंगी। ये उन दिनों की बात है जब मेरी मालकिन की तबीयत खराब रहने लगी। वो 2-3 दिन से पार्लर भी नहीं आ रही थी। मुझे उनकी बहुत फिक्र हुई, इसलिए मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर पहुंच चुकी थी। उनसे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरे पास हर रोज आ जाया करो। इतने में मालकिन के शोहर भी घर वापस आ गए थे। उनके शोहर को देखा तो हसद के मारे मैं जलकर राख हो गई थी। वो बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक थे। उनकी जानिब देखकर तो मेरा दिल बेकरार सा हो गया था। और फिर जब मैं जाती तो मालकिन के शोहर से बहाने बहाने से बात करने की कोशिश किया करती थी, जबकि वो मेरी जानिब से बिल्कुल बेनियाज थे। उन्हें तो अपनी बीवी की बीमारी का ही बहुत सदमा था। अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त मालकिन के घर गुजारने लगी थी। मालकिन तो दवाइयों के जेरे असर सोती रहती थी, जबकि पीछे से मैं उनके शोहर का बहुत ख्याल रखा करती थी। खाने पीने का पूछती, कभी उनके कपड़े इस्त्री करने लगती तो कभी कुछ और मेरी अनथकन मेहनत रंग लेकर आई थी। मालकिन के शोहर का ध्यान मेरी जाने बढ़ गया था, क्योंकि मैं बहुत ही हसीन लड़की थी। फिर यूं हुआ कि जमशेद भी बहाने बहाने से मुझसे बात करने लगे थे और मालकिन के बिल्कुल तंदुरुस्त होने से पहले पहले उनका शोहर मुकम्मल तौर पर मेरी मुट्ठी में आ गया था।
میں بے انتہا خوش تھی۔ میں نے جمشید سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ انہوں نے بھی میری بات نہیں ٹالی تھی، بلکہ کہنے لگے اگر تم میری بیوی بن جاؤ تو اس سے زیادہ میری کیا خوش قسمتی ہوگی۔ اور پھر یوں ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی اور اسی دن سہاگ کا جوڑا پہن کر مالکن کے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ مالکن نے مجھے جب دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی یہ سب کیا ہے؟ تب جمشید بولے اب یہ میری بیوی ہے، تم اس سے ادب سے بات کرنا۔ میری مالکن تو اپنے آپ میں ہی نہیں رہی تھی، اس نے مجھے خوب باتیں سنائی تھی، کہنے لگی کہ تم جیسی احسان فراموش لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے تمہیں اس معاشرے میں عزت دلوائی اور تم میرے ہی گھر پر ناکا لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ جمشید کو لگنے لگا تھا کہ میں تو بہت ہی اچھی عورت ہوں، کیونکہ میں نے کبھی پلٹ کر اپنی مالکن کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، ہمیشہ چپ چاپ ان کی بری بری باتیں سن لیتی تھی۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ جمشید نے میری خاطر اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے پارلر وغیرہ کا کام چھوڑ دیا تھا اور جمشید کے پیسے پر عیش کرنے لگی تھی۔ اب میں ہر چیز کی مالکن بن چکی تھی۔ اب کہیں جا کر میری روح کو ذرا چین آیا تھا اور پھر اللہ پاک نے مجھے احسن سے نواز دیا تھا، جبکہ وہ پہلے بے اولاد تھے۔ جب میں نے شادی کے 1.5 سال بعد ہی جمشید کو وارث دے دیا تھا تو وہ میرے اور بھی زیادہ قدردان بن گئے تھے۔ میں نہ جانے کب تک جھروکوں میں یوں ہی کھوئی رہتی، اگر میرے موبائل کی بیل نہ بجتی۔ میں نے چونک کر اپنے موبائل کو دیکھا تھا اور یہ میری ایک امیر کبیر دوست کا فون تھا۔ میں نے فون اٹھا لیا تو اس نے پہلا جملہ ہی ایسا بولا تھا کہ میں جل کر خاک ہو گئی تھی۔ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تمہارے بیٹے کی 4تھی طلاق ہو گئی ہے۔ بھائی مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے، خیر تمہیں اپنے بیٹے کا علاج کروانا چاہیے، نہ جانے بیچارے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے غصے میں فون بند کر دیا تھا اور اب یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ شاید میرے ماضی کے گناہ میرے سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ماضی میں ایک عورت کا گھر اجاڑ کر اپنا گھر تو بسا لیا تھا، مگر شاید اسی وجہ سے میں آج تک اپنے بیٹے کا گھر بسانے سے قاصر ہوں، حالانکہ میرے پاس اللہ کی ہر نعمت موجود ہے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، ہمارے گھر کا ماحول بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے ناراض رہنے لگا تھا، جبکہ میری بیٹی بھی اب مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ بیٹے کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کی شادی بھی نہیں کر رہی تھی، اس بات کو جب 2 ہفتے گزر گئے تو میں نے احسن کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں بولی بیٹا آج مجھے ساری حقیقت بتا دو، شادی کی رات تمہارے کمرے میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی تم سے طلاق لے لیتی ہے؟ وہ بولا امی میں نہیں جانتا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو میں جان گئی تھی کہ اس سب میں سارا قصور میرے بیٹے کا ہی ہے، وہی کچھ ایسا کرتا ہے جس سے اس کی بیوی بھاگ جاتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہوں گی، اور اگر سچ میں میرا بیٹا قصوروار ہوا تو پہلے مہوش کی شادی کر دوں گی۔ اب میں سب سے چوری چھپے احسن کے لیے 5ویں بیوی ڈھونڈ رہی تھی اور تب میرے پاس مہوش آ گئی۔ وہ کہنے لگی امی میں نے اپنے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا ہے، آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیں ورنہ میں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاؤں گی، اپنے بیٹے کی شادی آپ بعد میں کر لیجیے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اس نے مہوش کے آگے ہاتھ جوڑے اور بولی تم مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دو، پھر میں تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کر دوں گی۔ وہ بولی امی میں نے جہاں اتنا انتظار کیا ہے یہ 1 مہینہ بھی کر لوں گی، مگر 1 مہینے کا مطلب 1 مہینہ ہی ہو۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس بار میں نے بیٹے کے لیے گونگی لڑکی ڈھونڈ لی تھی، کیونکہ لڑکی میں نے یہ سوچ کر ڈھونڈی تھی کہ میں اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، اسے گھر میں قید کر لوں گی۔ میں نے احسن کو اپنی قسم دے کر شادی کے لیے منا لیا تھا۔ میں نے یہ شادی بہت خفیہ انداز میں کی تھی اور یوں جمعے کے دن فاطمہ میری بہو بن کر گھر آ گئی تھی۔ میں نے احسن کے کمرے میں اسے بٹھا دیا تھا اور خود لاؤنج کے دروازے کے پیچھے ہی چھپ گئی تھی۔ آج میں اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی، میں احسن کے کمرے کے بالکل پاس ہی کھڑی تھی تاکہ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہو تو میں فوراً موقع واردات پر پہنچ جاؤں۔ خیر یوں ہی کھڑے کھڑے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور تبھی احسن کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سے چوکنی ہو گئی تھی، میری بہو گونگی تھی، وہ چلا نہیں سکتی تھی۔ میں جلدی سے دروازے کے پیچھے سے نکل آئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح لرز گئی تھی، کیونکہ سامنے مہوش کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا جس سے وہ احسن کی بیوی کو ڈرا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مہوش حیران رہ گئی۔ اتنی دیر میں احسن جو واش روم گیا ہوا تھا وہ باہر آ گیا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔
मैं बोली, महविश तुम ये सब क्यों करती हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तब महविश चीख कर बोली, शर्म मुझे आनी चाहिए या नहीं? घटिया औरत, मैं तुम्हारे माजी के मुतल्लिक सब जान गई हूँ। तुमने मेरी माँ से उसका शोहर छीन लिया था, उसकी सारी जायदाद भी छीन ली, और फिर वही जुल्म तुम मेरे साथ भी कर रही हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, मगर तुम्हें नहीं आई। मेरे साथ मेरी माँ की डायरी लग चुकी है। मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ। दरअसल महविश मेरी सकी औलाद नहीं थी, वो मेरी मालकिन की बेटी थी। जमशेद ने मुझसे शादी करने के बाद अपनी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर न जाने 4 साल बाद उन दोनों की मोहब्बत कैसे जा गई थी। जमशेद अपनी पहली बीवी के पास जाने लगा था और इस बार उन्हें औलाद भी हो गई थी, मगर मेरी मालकिन का इंतकाल हो गया। तब जमशेद महविश को मेरे पास ले आए थे। उन्होंने मरते वक्त ये वसीयत की थी, एहसन से पहले तुम महविश की शादी करना, और मैंने उनकी ये बात मानने का इरादा किया हुआ था, मगर फिर यूं हुआ कि मेरे हाथ जमशेद की वसीयत लग गई थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे दोनों बच्चों में से पहले जिसके यहाँ औलाद पैदा होगी, सारी जायदाद उस बच्चे के नाम कर दी जाएगी। और तब मुझे सारी समझ आ गई थी। जमशेद अपनी सारी जायदाद महविश के नाम करना चाहते थे, जबकि मैंने भी इरादा कर लिया था कि पहले एहसन की शादी ही करूंगी, उसकी औलाद हो जाने के बाद ही महविश की शादी करूंगी। मगर न जाने उस लड़की को वसीयत का इल्म कैसे हो गया था। वो शादी की रात दुल्हन बनकर हाथ में चाकू पकड़कर एहसन की बीवी को डराती थी कि अगर तुम इस घर में रही तो एहसन तुम्हें जान से मार देगा। उस पर जिन्नात का साया है, वो पहले भी कई लड़कियां मार चुका है, उसे अपने करीब भी मत आने देना। जाहिर सी बात है, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। वो लड़कियां भाग जाया करती थीं। एहसन को ये बात पता चली तो उसने बड़े अजीब अंदाज में मुझे देखा था, और फिर वो आगे बढ़ा और बोला, महविश तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उसने सारी जायदाद महविश के नाम करके उसकी शादी उसकी पसंद की जगह कर दी थी, और मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मेरे हिस्से में क्या आया था? बस एक मकान और एक गूंगी बहू। इस लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मुझसे मेरी सारी इज्जत दौलत छिन चुकी थी। काश मैं ये सब ना करती, काश मैंने अपने लिए जहन्नुम का ईंधन इकट्ठा ना किया होता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। जमशेद की बेटी सारी जायदाद अपने नाम करवाकर चली गई थी, और आज मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूँ और अपनी पिछली जिंदगी याद करके बहुत रोती हूँ।